नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कैवस्त जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार कक्षपाल और मद्य निषेध सिपाही का जो न्यू वैकेंसी आई हुई है उसके लिए आज एक सेट लेके आए हुए हैं जो बिल्कुल आपके एग्जाम सिलेबस पर आधारित है। यानी कि 2025 का जो न्यू सिलेबस है उसी सिलेबस पर आधारित सारा ये क्वेश्चन लिया गया है। तो आप सभी हर प्रश्न को याद जरूर कर लीजिएगा और जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताएंगे ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो सके और आप चीजें समझ पाए, उसको आप जरूर याद करते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर आपसे जरूर कर दीजिएगा और जो भी चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटे को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आप सबको बताना चाहते हैं बिहार कक्षपाल और मद्य निषेध सिपाही का जो न्यू भर्ती आए हुए है उसके लिए एप्लीकेशन पे कोर्सेस लॉन्च कर दिया गया है, जहां हम आपको टॉपिक वाइज क्लासेस थ्योरी क्लास करवा रहे हैं बेस्ट कंटेंट के साथ में ऑल सब्जेक्ट का ई बुक नोट्स पीडीएफ टेस्ट सीरीज सारा चीज दिया जा रहा है। तो अगर 100% सफलता चाहिए तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करके अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए ताकि आपका परफेक्ट तरीके से तैयारी हो जाएगा। ऑल सब्जेक्ट का हम आपको तैयारी करवा रहे हैं। ज्वाइन कैसे करना है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं, अन्यथा यहां पर शो कर रहा है सक्सेस योद्धा एप्लीकेशन का नाम है। इसी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसके बाद आपसे रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, लॉगिन करके ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत ही कम फी रखा गया है, अभी ऑफर भी दिया गया है, इस ऑफर का लाभ लीजिए आप सभी, ठीक है। तो जाइए ज्वाइन कीजिए, बेस्ट कंटेंट के साथ में तैयारी करके अपना मुकाम को अंजाम दीजिए। अगर थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए तो समझ लीजिए आपका एक सीट धरा हुआ है। तो जाइए ज्वाइन कीजिए और तैयारी करना शुरू कीजिए मिशन मोड में आप सभी। आज का पहला प्रश्न देखिएगा आप सभी, काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र जो है ये किस राज्य में है। 26 अगस्त को जो पेपर हुआ, ठीक है, यहां पर इस सेगमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है परमाणु शक्ति केंद्र से। तो आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, देखेंगे किस किस बच्चे को इस क्वेश्चन का आंसर पता है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप सभी। काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र ये कहां पर है, तो याद रखिएगा आप सभी ये आपका गुजरात राज्य में है। ऑप्शन में भी राइट आंसर होगा। अब देखिए यहां से आगे क्या क्या प्रश्न आपके पेपर में बनेगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि महाराष्ट्र में कौन सा परमाणु शक्ति केंद्र है तो ये आपका तारापुर हो जाएगा और सबसे पहला वाला है, याद रखिएगा आप सभी तारापुर महाराष्ट्र में है। कर्नाटक में कौन सा है, तो कर्नाटक में आपका केंगा है। अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आंसर कर लीजिएगा। एक प्रश्न प्रबल संभावना है कि हर शिफ्ट में आ सकता है आपका यहां से। गुजरात में अभी बता दिए कि काकरापार है। तमिलनाडु में दो है आपका, एक हो जाएगा आपका कुडनकुलम, याद रखिएगा आप सभी कुडनकुलम है जो काफी ज्यादा फेमस है। और एक आपका कौन सा है, तो एक आपका कल्पक्कम है। तो ये कहां पे है, तो ये भी आपका तमिलनाडु में है। तो दोनों याद रखिएगा, कुडनकुलम और कल्पक्कम दोनों कहां पे हैं, तमिलनाडु में। एक और याद रखिएगा आप सभी नरोरा के बारे में, नरोरा कहां पे है, ये आपका यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में है, ध्यान दीजिएगा। एक याद रखना आप सभी को रावत भाटा के बारे में कि रावत भाटा कहां पे है, तो ये आपका राजस्थान में पड़ता है जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। इतना सा फैक्ट याद रखिएगा जो हर शिफ्ट में यहां से प्रश्न आपके पेपर में आएगा, ठीक है। इसको आप कंठस्थ याद ही कर लीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिएगा, नेशनल बोर्ड फॉसिल पार्क जो है ये आपका कहां पर है और इसको आप स्टार मार्क याद रखिएगा। ये प्रश्न आपके पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए नेशनल पार्क की बात किया जाए तो यहां से प्रश्न आपके पेपर में पूछा जा रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। देखिए ये आपका राजस्थान में है, ठीक है, और राजस्थान के थार मरुस्थल में स्थित है, जैसलमेर में, याद रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे आप सभी। अच्छा कुछ राष्ट्रीय उद्यान याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, बता सकते हैं कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, यूके यानी कि उत्तराखंड में। ध्यान दीजिएगा कहां पे है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, और ये सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा याद रखिएगा कि दुधवा कहां पर है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में है दुधवा वाला, ठीक है। यह आपसे पूछा जाए कि बताइए केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, जिसे हम सभी घना के नाम से जानते हैं, ठीक है, घना राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। ये आपका कहां पे है, तो ये आपका राजस्थान में पड़ता है, याद रखिएगा आप सभी। कहां पे, राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, याद रखिएगा आप सभी। और यहां पर सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि मोटा अनाज का उत्पादन किया जाता है। एक याद रखिएगा राजस्थान में ही आपका रणथंभौर है, ये भी याद रखिएगा आप सभी। रणथंभौर कहां पे, राजस्थान राज्य में स्थित है। एक याद रखना आप सभी को ग्रेट हिमालयन के बारे में, ठीक है, ग्रेट हिमालयन के बारे में याद रखना है जो कि आपका एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश में है। और एक इंपॉर्टेंट याद रखना है आप सभी को हेमिस के बारे में, जो काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया हेमिस के बारे में। ये कहां पर है, तो ये आपका लद्दाख में पड़ता है और लद्दाख के आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी याद रखिएगा
रखिएगा आप सभी, जो हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध हैं। बात समझे, इतना सा याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा परंपरागत स्रोत का नहीं है। देखिए परंपरागत स्रोत से क्वेश्चन आपके पेपर में बन रहा है तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए बता सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं आप सभी इसको पूरा याद कीजिएगा, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट हम इसलिए बता रहे हैं ताकि अगर आयोग इधर उधर से क्वेश्चन पूछ ले तो आप आराम से हैंडल करके प्रश्न बना लीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर कीजिएगा। तो देखिए प्राकृतिक गैस, कोयला और खनिज तेल ये सभी आपका परंपरागत स्रोत का ऊर्जा है, जबकि भूतापीय ऊर्जा जो है ये परंपरागत स्रोत का ऊर्जा नहीं होगा, ये गैर परंपरागत है। याद रखिएगा आप सभी, यानी कह सकते हैं कि अपरंपरागत स्रोत। अच्छा, गैर परंपरागत स्रोत में कौन कौन सा आ जाता है ऊर्जा, जैसे कि सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, उसी प्रकार से जल विद्युत हो गया, ठीक है। जल विद्युत हो गया आपका, ये सभी आपका क्या है, ये सभी आपका गैर परंपरागत ऊर्जा है। उसी प्रकार से जैव ऊर्जा हो गया, ये सभी आपका गैर परंपरागत ऊर्जा है, ध्यान दीजिएगा, जो जीवन में कभी खत्म नहीं हो सकता है। जबकि प्राकृतिक गैस, कोयला, खनिज ये सभी परंपरागत श्रेणी का है, जो कि आने वाला समय में भविष्य में खत्म हो जाएगा। बस इसी को याद रखिएगा जो आपके पेपर में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है। देखिए अगर इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए तो ये आपका ऋण आवेश होता है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋण आवेश होता है। अगर प्रोटॉन की बात किया जाए तो ये धन आवेश होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, यानी कि ये न्यूट्रल होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा न्यूट्रॉन। बात समझे आप सभी। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक ने 1932 में किया था। अब आप हमको बताइएगा कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, देखते हैं किस किस को पता है। नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर क्लास कर रहे हैं और सीरियस बच्चे हैं ना, आपसे जरूर बताइएगा हमको। भारत का सर्वाधिक सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। देखिए यहाँ से आप 3 फैक्ट याद रखिएगा। पहली बात किया जाए तो ये भील जनजाति हो जाएगा 2011 जनगणना के अनुसार। बात समझे आप सभी। जबकि 2001 जनगणना के बारे में बात पूछा जाए तो ये आपका गोंड जनजाति हो जाता उस समय, ठीक है। 2011 जनगणना में भील जनजाति सबसे पहली सबसे बड़ी जनजाति थी। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी जनजाति आपका गोंड हो जाता है, याद रखिएगा आप सभी, गोंड हो जाता है। और तीसरी सबसे बड़ी जनजाति आपका संथाल जनजाति हो जाता है। तो ये तीनों फैक्ट को याद रखिएगा आप सभी। संथाली भाषा को कह सकते हैं कि संविधान में दर्जा दिया गया है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया 2003 में। यह भी फैक्ट को याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु है। चलिए बता सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए उपधातु की बात किया जाए जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, उसी को उपधातु कहते हैं। जैसे कि सिलिकॉन हो गया, और आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, टेल्यूरम हो गया, ये सभी आपका उपधातु श्रेणी है, ठीक है। तो इसमें सिलिकॉन क्या हो जाएगा, ये आपका उपधातु है। तो ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। गुणवाचक विशेषण कौन सा है। अच्छा, गुणवाचक विशेषण क्या होता है, जो किसी के गुण को बताया जाता है। बात समझे आप सभी। बिल्कुल, गुण बताया जाता है। जैसे कह सकते हैं कि वो लड़का बहुत सुंदर है, तो लड़के की विशेषता क्या है कि वो बहुत ही सुंदर है, तो उसका गुण बताया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ईमानदार, याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, गुणवाचक विशेषण है। जैसे एग्जांपल में कह सकते हैं कि वो लड़की बहुत ही ईमानदार है, तो लड़के की विशेषता क्या है कि वो लड़की बहुत ही ईमानदार है, याद रखिएगा। तो उसकी विशेषता क्या है, गुण क्या है कि वो बहुत ईमानदार है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही बात किया जाता कि 4 सेब, इसमें कौन सा विशेषण होता, तो 4 सेब की अगर बात किया जाता तो यहाँ संख्यावाचक विशेषण होता, क्योंकि यहाँ 4 सेब की बात किया गया है। अगर वहीं आप सभी से क्वेश्चन पूछा जाता कि थोड़े चावल, ये कौन सा विशेषण हो जाएगा, तो ये आपका परिणाम विशेषण होगा, क्योंकि यहाँ पर परिणाम बताया जा रहा है, थोड़े चावल, ठीक है। जबकि आपका गुणवाचक विशेषण में ईमानदार हो गया, अच्छा हो गया, बुरा हो गया, ये सभी गुण को बताता है। तो याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्या क्लास करने में मजा आ रहा है आप सभी को, बताइएगा आप सभी नीचे कमेंट करके। क्लास आपको कैसा लग रहा है। किस राज्य में विधानसभा सदस्य की संख्या सबसे अधिक है। देखिए विधानसभा सदस्य की संख्या की बात किया जाए, यूपी उत्तर प्रदेश में कितना है,
403 है, याद रखिएगा आप सभी। अगर वही बात किया जाए कि भैया बिहार में कितना है, तो बिहार में 243 है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आप सभी से, इंपॉर्टेंट है, 243 है। मध्य प्रदेश में कितना है, तो मध्य प्रदेश में 230 है। राजस्थान में कितना है, तो यहाँ पर 200 है। अगर वही बात किया जाए कि बताइए उत्तर प्रदेश में, तो अभी बता दिए उत्तर प्रदेश में कि 443 है। अगला प्रश्न देखिएगा आपसे, फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था, राइट आंसर होगा बुर्जुआ क्रांति, याद रखिएगा आप सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी ध्यान दीजिएगा, 10 नंबर है कि नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था। देखिए नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह था स्वास्तिक, ऑप्शन में भी राइट आंसर होगा। नाजी पार्टी जो है जर्मनी का एक पार्टी था, याद रखिएगा, जिसका प्रतीक चिन्ह क्या था, आपका स्वास्तिक था। 1920 से लेकर 1945 की अवधि में जर्मनी का ये प्रमुख नाजी पार्टी था, 1920 से लेकर 1945 तक, याद रखिएगा आप सभी। एडोल्फ हिटलर जो है कि इस पार्टी के नेता थे। अगला क्वेश्चन है, किस संधि के द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोपी गई थी। देखिए पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक जो चला था, पता है आप सभी को, कुल 4 वर्ष तक जो चला था। इसके बाद जो है कि आपका वर्साई संधि के तहत इस युद्ध को समाप्त कर दिया गया था, और इसी संधि के तहत जो है कि जर्मनी पर कठोर और अपमानजनक शर्तें थोपी गई थी। इसीलिए जर्मनी इस संधि को आरोपित संधि मानते हैं, याद रखिएगा आप सभी। कब हुआ था ये, 1919 में हुआ था। और दूसरा विश्व युद्ध होने का कारण प्रमुख था आपका वर्साई की संधि, जो 1939 में प्रारंभ हुआ था और 1945 तक चला था। अच्छा, पेरिस संधि कब हुआ था, 1763 में पेरिस संधि हुआ था। अच्छा, वियना की संधि कब हुआ था, 1815 में आपका वियना की संधि हुआ था। तो इतना सा फैक्ट याद रखेंगे। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था। तो अभी हम आपको बताएं कि प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था 1914 में आरंभ हुआ था, याद रखिएगा, और 1918 तक चला था। जैसे कि आपका प्रथम विश्व युद्ध की अगर बात किया जाए तो इसमें आपका एक मित्र राष्ट्र था। मित्र राष्ट्र में कौन कौन सा देश था, तो जैसे कह सकते हैं कि रूस हो गया, उसके बाद फ्रांस हो गया, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, याद रखिएगा, फ्रांस हो गया। उसके बाद आपका ब्रिटेन, याद रखना है आप सभी को, ब्रिटेन हो गया। ये सभी आपका मित्र राष्ट्र में था। और एक आपका केंद्रीय राष्ट्र था जो आपका कह सकते हैं इसका विरोधी हो जाएगा। तो जो केंद्रीय शक्ति में था वो आपका जर्मनी हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी, जर्मनी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया हो जाएगा। और उसके बाद एक आपका टर्की हो जाएगा, याद रखेंगे आप सभी। तो इतना देश जो है कि इसमें शामिल था। अच्छा, आप हमको बताइएगा कि अमेरिका जो है ये आपका सबसे अंत में जो है कि मित्र राष्ट्र में आके शामिल हो जाता है और मित्र राष्ट्र की तरफ से ये लड़ता है। बात समझ गए आप सभी। अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था, तो ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार था फर्डिनेंद, उसी का हत्या किया गया था। कहाँ पे, साराजेवो में हत्या कर दिया गया था। उसके बाद जो है कि ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ जो है कि युद्ध की घोषणा कर दिया था। और युद्ध प्रारंभ कब हुआ था, 28 जून 1914 से हुआ था। इतना सा फैक्ट इसके बारे में याद रखिएगा। गुप्त संधि की नीति किसने अपनाई, तो राइट आंसर होगा बिस्मार्क ने गुप्त संधि की नीति को अपनाई थी। बिस्मार्क जो है ये आपका यूरोप का सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ था। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 14 पर ध्यान दीजिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था। तो यहाँ पर धुरी राष्ट्र की बात किया गया, एक मित्र था, एक धुरी था। तो देखिए धुरी राष्ट्र में जर्मनी था, जापान था, इटली था, जबकि सोवियत संघ जो है ये आपका मित्र राष्ट्र में शामिल था। बात समझ गए। मित्र राष्ट्र में कौन कौन सा हो जाएगा, आपका ब्रिटेन हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, सोवियत संघ हो जाएगा, उसके बाद अमेरिका हो जाएगा। जबकि जर्मनी, जापान, इटली ये सभी आपका धुरी राष्ट्र में शामिल था। देखिए जापान जो है ना पहला विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र में शामिल था, बट दूसरी विश्व युद्ध में ये आपका धुरी राष्ट्र में शामिल हो जाता है, यानी कि ये आपका जर्मनी की तरफ से आ जाता है। अच्छा, दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने का कारण क्या था, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था 1 सितंबर 1939 को। और ये युद्ध 1945 तक चलता है, जब तक जापान पर परमाणु बम नहीं गिराया जाता है अमेरिका के द्वारा। तिलका मांझी को फांसी किस वर्ष दी गई थी, तो याद रखिएगा आपसे 1785 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए तिलका मांझी का जन्म हुआ था 1750 में। कब हुआ था, 1750 में। कहाँ हुआ था, सुल्तानगंज के तिलकपुर शहर में हुआ था, जो भागलपुर में पड़ता है। और ये आपका 1785 में इसको फांसी दे दिया गया था। याद रखिएगा आप सभी, कहाँ पे, भागलपुर के तिलका मांझी शहर में दिया गया था। और इसका अन्य नाम क्या था, जबड़ा पहाड़ी इसका अन्य नाम था। अगला प्रश्न देख लीजिएगा आप सभी कि बीज, उर्वरक, मशीनरी इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण इनपुट एक प्रणाली बनाते हैं जिसे कहा जाता है, तो इसे फार्म प्रणाली के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा आप सभी,
फॉर्म प्रणाली कहते हैं। देखिए आप सभी फ्रेंड वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा, आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है, तो लाइक करके आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न देखिए, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। यहाँ पर वाट, नॉट, उसके बाद नॉटिकल मील, कैलोरी, उष्मा, नौ संचालन, समुद्री जहाज की गति और शक्ति दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो यहाँ देख लीजिएगा, वाट जो है ये किसकी इकाई है, शक्ति की इकाई है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 का 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है नॉट, नॉट जो हो जाएगा इससे क्या मापते हैं, समुद्री जहाज की गति को मापते हैं। और उसके बाद जो है कि नॉटिकल मील से हम सभी नौ संचालन की दूरी को मापते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा नॉटिकल मील का हो जाएगा नौ संचालन, नॉट का हो जाएगा समुद्री जहाज की गति, वाट का आपको बताएं कि शक्ति, कैलोरी का उष्मा हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिएगा आप सभी, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हो जाएगा, मिलाने के बाद आपको पता चलेगा सी नंबर। आप सभी देख लीजिएगा या डायरेक्ट प्रश्न को याद कर लीजिए, बाकी बात ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। अगला है, भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट कौन सा है? तो विक्रम एस ये निजी तौर पर विकसित रॉकेट है भारत का। अगला है कि शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी में बर्फ जम जाता है तो फिर भी जलीय जीव जीवित रहता है, क्योंकि यहाँ जमने की बात किया गया है। जब देखिएगा बर्फीली इलाका में क्या होता है, जो पानी होता है ना उसकी ऊपरी सतह पर पूरा बर्फ जम जाता है, फिर भी पानी नहीं जमता है, पानी का अंदर जैसे वैसे ही रहता है और उसमें जलीय जीव जीवित रहता है। इसका कारण क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पानी का घनत्व 4 डिग्री पर सबसे अधिक होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर, जिससे क्या होता है बर्फ ऊपरी परत पर ही जम जाता है, नीचे नहीं जमता है, जिससे जलीय जीव जीवित रहता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, हूबहू रिपीट कर लिया जाएगा। अगला है, एक काटा हुआ हीरा जगमगाता है किसके कारण से? देखिए ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। जैसे रेगिस्तान में मृग मरीचिका का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, उसी प्रकार से काटा हुआ हीरा जो जगमगाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही जगमगाता है। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अगला है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान में एक ही होगा? तो ये आपका -40 डिग्री पर होगा, याद रखिएगा, कितना, -40 डिग्री पर। अगला है, टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए वर्षा में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते हैं, क्यों? जब आप एंटीना को देखते होंगे तो वर्षा के समय में सिग्नल प्राप्त नहीं कर पाता, इसका कारण क्या है? तो पहला ऑप्शन है कि एंटीना छोटे होते हैं, बिल्कुल छोटे होते हैं। वर्षा की बूंद रेडियो तरंग को अवशोषित करती है, बिल्कुल अवशोषित करती है। अच्छा, वर्षा की बूंद रेडियो तरंग की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित कर देती है, यह भी सही है कि बिल्कुल विचलित कर देती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार का प्रश्न आपके पेपर में बनता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि समृद्ध यूरेनियम क्या होता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर कीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक यूरेनियम, जिसमें रेडियोधर्मी U-235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर होगा। देखिए इससे पहले आपको हम एक तुक्का मारने वाला वीडियो बताए थे ना, उसमें एक आपको बताए थे कि अगर प्रश्न नहीं पता हो ना तो जिसका लेंथ बड़ा हो ऑप्शन में या ज़्यादा दीर्घ या ज़्यादा बड़ा समझाया गया हो वो होने की प्रबल संभावना होता है आंसर। और देखिएगा यहाँ आपको एग्जाम्पल में देखने के लिए मिला ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है? तो यहाँ पर धातु तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात किया गया है, तो 2882 हो जाएगा, याद रखिएगा, डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है। अगला है, निम्नलिखित मिश्र धातु में से किसे अमलगम कहते हैं? तो राइट आंसर होगा पारा और जस्ता को कहा जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा भारी जल का रासायनिक सूत्र है? तो भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जो कि हाइड्रोजन का समस्थानिक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? औद्योगिक क्षेत्र और देश दिया हुआ है। अशोका जापान में है, बिल्कुल सही है। लाकाशायर ब्रिटेन में है, ये भी सत्य है। सलेम भारत में है, ये भी सत्य है। बर्मिंघम फ्रांस में है, नहीं, गलत है। बर्मिंघम जो है ये आपका ब्रिटेन में पड़ता है, याद रखिएगा आप सभी। कहाँ पे है बर्मिंघम? ब्रिटेन में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते हैं? तो ये आपका रामनंद रखते हैं, याद रखिएगा आप सभी। देखिए रामनंद जो है भक्ति आंदोलन का अग्रदूत माना जाता है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आंसर कर लीजिएगा। और ये प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा गया है, तो ये तो प्रश्न पूछ लिया गया। आगे जो प्रश्न बन सकता है, जैसे बन सकता है कि भक्ति आंदोलन का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो रामनंद को कहा जाता है। इसके प्रमुख शिष्य कौन थे? जैसे कबीर थे इसके प्रमुख शिष्य, इसके अलावा रैदास इसके प्रमुख शिष्य थे, याद रखिएगा आप सभी। और इन्होंने ही
भगवान राम की भक्ति को सुलभ बनाया था। किसने? रामानंद ने। तो इतना सा फैक्ट याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक क्रिया विशेषण है? तो देखिए यहाँ ना विशेषण की सिर्फ बात नहीं किया गया है, विशेषण का बात करता है तो धीरे धीरे, ये विशेषण शब्द है। जोर से चलना विशेषण शब्द है, अचानक चलना विशेषण है, पर यहाँ क्रिया विशेषण की बात किया गया है। तो जो यहाँ पर चलना है ना, चलना ये क्या है? क्रिया है। और धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे चलना, ये आपका क्रिया विशेषण होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में सी की तरफ हम जा सकते हैं कि धीरे धीरे, याद रखिएगा ये आपका क्रिया विशेषण शब्द है। बात समझ गए? बिल्कुल बात समझ गए आप सभी। जैसे कि तेज हो गया, अचानक हो गया, या रोज, या कह सकते फिर, ये सभी आपका क्रिया विशेषण का ही शब्द है, या कह सकते विशेषण का शब्द है। अगला है सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। देखिए सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की गई। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। अब आगे क्या बन सकता है आपसे इससे प्रश्न? इसके संस्थापक पूछा जा सकता है कि इसके संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फूले थे, याद रखिएगा आप सभी। याद रखिएगा सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले थे, जो कि दलित और महिलाओं को शिक्षा एवं सामाजिक अधिकार देने का काम किया था। याद रखेंगे आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? देखिए धन विधेयक की परिभाषा की बात किया जाए तो अनुच्छेद 110 का क्लाउड 1 हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर होगा। और ये भी बिहार पुलिस में पूछा गया है, ये प्रश्न तो पूछ लिया गया है। आगे क्या बन सकता है कि अगर बात किया जाए कि धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है, कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है धन विधेयक? तो याद रखिएगा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है धन विधेयक सबसे पहले। अच्छा, राज्यसभा में धन विधेयक कितने दिन तक रहता है? 14 दिन तक रोक सकता है। इसके बाद धन विधेयक वहाँ नहीं रहेगा, लोकसभा में आ जाएगा फिर से, याद रखिएगा। धन विधेयक क्या होता है? कर, उधारी, कोष आदि से संबंधित इसमें प्रावधान होता है धन विधेयक में। तो कहाँ प्रस्तुत होता है? लोकसभा में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है, तो ये कंठ द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है, याद रखिएगा आप सभी। देखिए कंठ में एक वोकल आपका कार्डियस होता है, जिसे हम कॉर्डियस के नाम से भी जानते हैं, इसी से आपका ध्वनि उत्पन्न होगा। और कंठ को स्वर्ण तंत्र के नाम से जानते हैं, यानी कि वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं। अगला है CO2 में कार्बन की संरचना व्यवस्था क्या होती है? तो ये आपका SP हो जाएगा, हाइब्रिड, याद रखेंगे आप सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी 34 पर ध्यान दीजिएगा। जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम सभी प्रकाश विद्युत प्रभाव के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव के नाम से जानते हैं। और ये आपके बिहार पुलिस में पूछा गया है, यानी कि ये PYQ क्वेश्चन है। अच्छा, ये प्रश्न तो पूछ लिया गया है। आगे यहाँ से जो प्रश्न आपके पेपर में बन सकता है कि ये सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। किसने दिया था जी? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, याद रखिएगा आप सभी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस सिद्धांत को दिया था, जिसके लिए इसे नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अच्छा, नोबेल पुरस्कार बताएं, नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। पहली बार नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था। भारत में नोबेल पुरस्कार 1913 में सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था गीतांजलि के लिए। दूसरा 1930 में CV रमन को दिया गया था रमन प्रभाव के कारण भौतिकी क्षेत्र में। इतना सा फैक्ट याद रखिएगा आप सभी, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर है। ये भी आपका बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया है, बड़े अटपटा क्वेश्चन है कि इकाई संतुलन बजट गुणांक का तात्पर्य यह है कि अगर करों में रुपये की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय 1 से बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय क्या होगा? अगर कोई भी चीज़ की बात किया जाए कि सरकारी खर्च और कर दोनों अगर 1 रुपया बढ़ता है तो आय में भी 1 ही रुपया का वृद्धि होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन में सी होगा, 1 रुपया ही बढ़ेगा। सरकारी खर्च और कर में अगर 1 रुपया बढ़ रहा है ना, तो आपका आय में भी 1 रुपया का वृद्धि होगा। सिंपल सा और आसान प्रश्न था। निम्न में से कौन सा युग्म एकदम बिल्कुल गलत सुमेलित है? यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है कि वीर कुबेर सिंह बिहार से नेतृत्व किया था 1857 क्रांति का, बिल्कुल सही है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से किया था, ये भी सही है। मौलवी अहमदुल्ला ये फैजाबाद से किया था, ये भी सही है। नाना साहब अवध से किया था, नहीं, गलत है। नाना साहब अवध से नहीं, कानपुर से किया था। कहाँ पे किया था? कानपुर से नेतृत्व किया था। अच्छा, अवध से किसने किया था? तो ये भी प्रश्न बन सकता है आपके पेपर में। तो बेगम हजरत महल ने किया था। किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था, याद रखिएगा आप सभी, हजरत महल ने किया था। इतना सा फैक्ट याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित हुई थी उसका नाम क्या था? सबसे पहले कि आपका दयानंद सरस्वती की विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित हुई थी उसका नाम क्या था? आपका
सत्यार्थ प्रकाश था, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, प्रकाशन कब हुआ था इस पुस्तक का? 1875 में किया गया था। यह प्रश्न बन सकता है आपके पेपर में कि सत्यार्थ पुस्तक का प्रकाशन 1875 में हुआ था। अब दयानंद सरस्वती से प्रश्न याद रखिएगा कि अगर प्रश्न पूछे कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो ये आपका दयानंद सरस्वती ने दिया था। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। इसके अलावा आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। तो ये आप दो फैक्ट को याद रखिएगा जो आपके पेपर में बन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपसे भी 39 देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? देखिए यूरिया उर्वरक के उत्पादन की बात किया जाए तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है इसमें। अच्छा, यूरिया में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? 46%। अच्छा, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना है? लगभग 78% है। ऑक्सीजन कितना है? लगभग जो है कि 21%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% के अप्रॉक्स में है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि एक सूची को दो को मिलाना है। यहाँ पर इसी प्रकार का प्रश्न आपके पेपर में आता है, तो इसको याद रखिएगा आप सभी। पहला सूची, दूसरा सूची। पक्षियों का अध्ययन किस में करते हैं? ऑर्निथोलॉजी में करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये आपका वंश गति है या वंशा गति है, ये आपका, इसको सही कर लीजिएगा आप सभी। ये आपका क्या है? वंशा गति है। तो इसका राइट आंसर होगा जेनेटिक्स, याद रखिएगा आपसे। वंशा गति का हो जाएगा जेनेटिक्स, पर्यावरण का हो जाएगा इकोलॉजी हो जाएगा, और जीवाश्म का हो जाएगा पेलियो बायोलॉजी हो जाएगा। तो इसका कूट आप देखिएगा तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आपसे, बी वाला आपसे भी एक बार चेक कर लीजिएगा इसको मिला के, ठीक है। बाकी बात डायरेक्ट आप याद रखिए। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा कवच तकनीकी का संबंध किससे है? तो देखिए कवच तकनीकी जो है ये एक ट्रेन टक्कर विरोधी तकनीकी है आपका कवच तकनीकी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। एग्जैक्ट प्रश्न को याद रखिएगा। अगला है, मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित था? तो देखिए मेंडल का आनुवांशिकता का सिद्धांत जो है लैंगिक जनन पर आधारित था। किस पर? लैंगिक जनन पर। मेंडल ने आनुवांशिकता का प्रयोग किस पर किया था? परीक्षण मटर के पौधे पर किया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन ए मैकुलन बिल्कुल सही है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन बी थायमिन, मैकुलन ने खोजा था, यह भी सही है। विटामिन सी जेम्स लैंड, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, यह भी सही है। विटामिन डी का खोजकर्ता पॉल मुलर था, नहीं ये गलत है, याद रखिएगा आपसे। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सिफेरॉल, याद रखेंगे आप सभी। इसने आपका DDT कीटनाशक की खोज किया था पॉल मुलर ने, तो याद रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क के लिए निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? तो ये आपका हो जाएगा मेंडुला ऑब्लांगटा हो जाएगा। तो ये आपका मेंडुला ऑब्लांगटा हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। देखिए सही कथन इनमें से चुनना है कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम होता है, ये कथन गलत है। दूसरा कथन है कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, बिल्कुल सही है कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होता है बैगनी से ज़्यादा होता है, क्योंकि बैगनी का देखिएगा तो विक्षेपण ज़्यादा होता है और इसका तरंगदैर्घ्य कम होता है, जबकि लाल का क्या होता है, इसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, विक्षेपण कम होता है। तो लाल प्रकाश का उपयोग हम सभी खतरों में करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। अगला है कि DPT का टीका निम्नलिखित में से किसमें सुरक्षा के लिए दिया जाता है? किससे सुरक्षा के लिए दिया जाता है? तो डिफिथेरिया, कुकुर खांसी और टेटनस के लिए DPT का टीका लगाया जाता है। डिफिथेरिया, उसके बाद कुकुर खांसी और टेटनस के लिए। अगला है कि जीनोम प्रौद्योगिकी है। देखिए जीनोम प्रौद्योगिकी क्या है आपका? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, अनुवांशिकी रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीकी ही है आपका जीनोम प्रौद्योगिकी। चलिए अगला क्वेश्चन है, गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई थी? राइट आंसर होगा इंग्लैंड में हुई थी, और ये कब? 1688 में 1688 कर लीजिएगा आप सभी। गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड में 1688 में। भारत के लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग में है? तो यहाँ पर भाग की बात किया गया है, तो भाग 4 में आपका लोकतंत्र कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की बात किया गया है। अच्छा, भाग 4 ये किससे संबंधित है? नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, और ये 36 से लेकर आपका 51 तक है, याद रखिएगा आप सभी।
बात समझे। अगला है कि रीपोलिंग क्या है। तो रीपोलिंग क्या होता है, फिर से मतदान करना, यानी कि पुनः मतदान करना। ऑप्शन में ए राइट